वेलकम टू सोल्व बाय स्वाति। हम बायोटेक्निक्स को हमने कुछ बायोटेक्निक्स को देखा था। इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम डिस्कस कर रहे थे। वहीं इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रोफोरेसिस किस फिजिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है, वो इलेक्ट्रोफोरेसिस का कौन सा फिजिकल कॉन्सेप्ट वहाँ पर अप्लाई होता है। तो हमने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर बायोलॉजी के अंदर चार्ज मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने दो तरह के इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करी थी। हमने दो तरह के ऑन द बेसिस ऑफ जेल, कि किस तरह का वहाँ पर जेल मटेरियल यूज़ किया जा रहा है और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है मॉलिक्यूल्स के लिए, हम किसे सेपरेट करना चाहते हैं, उसके लिए हमने दो टाइप के जेल्स देखे थे। तो वहाँ पर हमने फर्स्ट देखा था वो था हमारा अगैरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जो अगैरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो उसका हम कंपोजिशन देखने वाले हैं। तो अगैरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है वो यहाँ पर डीएनए सेपरेशन के लिए टेक्निक होती है, जो कि किस पे बेस्ड होता है, साइज पर। जितना बड़ा डीएनए फ्रेगमेंट का साइज होगा वो उतना ज़्यादा मोबिलिटी कम शो करेगा, और जितना फ्रेगमेंट का साइज छोटा होगा वो उतनी ज़्यादा मोबिलिटी शो करेगा। तो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगारोस जो है वो हमने यहाँ पे बात करी थी कि वो एक क्या है, नेचुरल पॉलीसेकेराइड है, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, सी वीड, रेड एल्गी से हमें ये मिलता है। जो ओशियन में मराइन एल्गी होती है वहाँ से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है और फिर इसे हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये एक लीनियर पॉलीसेकेराइड होता है। इससे जो जेल बनता है, उस जेल बनने के बाद इसके जो पोर साइज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, इसलिए हम लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल को यहाँ पर इसे सेपरेट कर सकते हैं। तो इसे लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि साइज़ अगर 200 किलो डाल्टन, इतने बड़े मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर हम अगारोस जेल से सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम देखें कि अगारोस किससे मिलकर बना हुआ है, तो अगारोस जो है उसकी जो यूनिट है बेसिक, वो यहाँ पर दो डाइसेकेराइड का हम कह सकते हैं कि वो बना हुआ है। पहला जो गैलेक्टोज है 3,6 एन हाइड्रोगैलेक्टेज, इन दोनों के बीच यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्या, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। हमें पता है दो शुगर यूनिट जो होती हैं वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से यूनाइट रहती हैं। तो यहाँ पर गैलेक्टोज एन 3,6 एनहाइड्रोगैलेक्टोज जो है वो आपस में एक नेटवर्क का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें पोर साइज होती हैं, और उसी से अगारोस बना हुआ हमें होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक नेटवर्क इसका स्ट्रक्चर्स होता है, वो इस नेटवर्क स्ट्रक्चर के वजह से यहाँ पर पोर साइज बनती है, और इन पोर साइज का इसीलिए इसका इस्तेमाल यहाँ पर हम लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल को सेपरेट आउट करने के लिए करते हैं। दूसरा हम देखिए जो अगारोस जेल होता है, अगारोस जेल का अगर हम जब जेल बनाते हैं अगारोस को, तो इसका एक कंसंट्रेशन जो है वो अगर हम डीएनए को सेपरेट आउट करना चाहते हैं या किसी लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल को सेपरेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर 1% टू 3% इसका लेते हैं। इतना ही कंसंट्रेशन यहाँ पे लिया जाता है, जो कि हम जिससे कि इजीली डीएनए को सेपरेट आउट यहाँ पे किया जा सकता है। अगर जेल का जो इस्तेमाल है वो लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल को सेपरेट आउट करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि प्रोटीन्स, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हो, उनके कॉम्प्लेक्सेस हो, उन्हें यहाँ पर अगारो जेल की हेल्प से सेपरेट किया जा सकता है। दूसरा न्यूक्लिक एसिड जो हमारे डीएनए एंड आरएनए है, उन्हें यहाँ पर सेपरेट आउट किया जा सकता है। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए का जो बेसिक यूनिट है वो है यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड। हमें पता है कि डीएनए का जो बेसिक यूनिट है, न्यूक्लिक एसिड का जो बेसिक यूनिट है वो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड होता है, जो कि न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ होता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे बेस्ड होता है चार्ज पर। मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज होना चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें सेपरेट आउट करने के लिए, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज होना चाहिए। तो जो डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर नेचुरली यहाँ पर चार्ज होता है, और वो चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लिक एसिड से, जो नेगेटिव चार्ज है डीएनए के ऊपर वो किस वजह से आता है, उसके अंदर प्रेजेंट फॉस्फेट की वजह से। तो फॉस्फेट जो है वो डीएनए को एक नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है, और इसी प्रॉपर्टी को देखते हुए हम यहाँ पर डीएनए को क्या कर सकते हैं, फिजिक्स के हेल्प से सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो जो फॉस्फेट है वो यहाँ पर डीएनए को क्या करता है, नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। अब वीडियो में हमें लास्ट तक बने रहना है ताकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे। कोई भी टेक्निक हो उसे बेसिक समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उस कॉन्सेप्ट को समझें और लास्ट तक उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हम देखें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डीएनए कई फॉर्म में पाया जाता है, जैसे लीनियर डीएनए जो कि जिसके टर्मिनल एंड्स होते हैं
और एक होता है सर्कुलर डीएनए जिसके कोई भी टर्मिनल एंड प्रेजेंट नहीं होता है। तो अगर हम यूकेरियोट्स की बात करें तो यूकेरियोट्स में क्या होता है, लीनियर फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होता है जिसके क्या होते हैं, टर्मिनल एंड्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है जो यूकेरियोट्स है वो यहाँ पे डीएनए जो है वो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में अरेंज हो जाता है। प्रोकैरियोट्स से अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स में यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में डीएनए होता है, जो कि इनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर अगर हम सर्कुलर फॉर्म में देखें तो कोई भी टर्मिनल एंड यहाँ पे नहीं होते, कंप्लीटली इसके जो टर्मिनल माउथ है वो यहाँ पर क्लोज्ड होते हैं, राइट। अगर हम प्लाज्मिड की बात करें जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह में जो प्लाज्मिड पाया जाता है, जैसे कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एज अ वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड जो है वो भी क्या होता है, क्लोज सर्कुलर डीएनए होता है, जो कि जिसके कोई टर्मिनल एंड नहीं होते। अब जब इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम, चूंकि तीनों ही डीएनए है तो तीनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली तीनों ही सेपरेट आउट होंगे। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये हो जाता है कि इनकी जो पोजीशन होती है जेल के अंदर वो डिफर कर जाती है, क्योंकि इनकी जो कॉइलिंग है वो यहाँ पर इन्हें अलग अलग जेल के फ्रेगमेंट में सेपरेट करने में हेल्प करती है। तो जिससे कि हमने बात करी, लीनियर फॉर्म जो है वो जेल में अपनी एक पोजीशन रखता है, क्लोज वाला है वो अपनी एक पोजीशन रखेगा। तो इससे इजी ये होगा कि हम लीनियर फॉर्म को और जो प्लाज्मिड है और सुपर कॉइल डीएनए जो होते हैं उन्हें हम अलग अलग सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब एक्चुअली में क्या होता है, एक डाई होती है इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी डाई है जो कि डीएनए के बीच क्या कर जाती हैं, इंटरकैलेट कर जाती हैं। डीएनए के जो बेसेस होते हैं उनके बीच में ये इंटरकैलेट्स कर जाती हैं। अब इंटरकैलेट करने के बाद जब इसे यहाँ पर इजीली यहाँ पर जब यूवी लाइट दी जाती है तो ईटीबीआर जो है यहाँ पर इजीली हम डीएनए को जो है वो कलर्ड फॉर्म में देख सकते हैं। जब रेडिएशन यहाँ पे दिया जाता है तो ईटीबीआर जो है वो हमें कलर फॉर्म में दिखता है। तो ईटीबीआर जो है जनरली वो डीएनए के बीच में इंटरकैलेट कर जाता है। तो यहाँ पर अगर डीएनए लीनियर फॉर्म में है तो लीनियर फॉर्म में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ईटीबीआर क्या होगा, डीएनए के बीच में इंटरकैलेट करेगा, तो वो यहाँ पे बाइंड डेंसिटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब जब डीएनए की बाइंड डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, तो डीएनए की जो मूवमेंट है, अगारोस जेल के अंदर जो डीएनए की मूवमेंट है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट शो करेगा, और डेंसिटी जितना कम है वो उतना ज़्यादा मोमेंट शो करेगा। तो अगर हम देखें तो लीनियर जो डीएनए होता है वो हमारा यहाँ पर हमें आगे मूव करता हुआ दिखता है, बल्कि जो हमारा रिलैक्स सर्कुलर डीएनए होता है वो यहाँ पर अगर हम देखें तो ज़्यादा सुपर कोल्ड फॉर्म में होता है, ज़्यादा वो डीएनए ईटीबीआर जो है वो उतना ज़्यादा उसकी बाइंड डेंसिटी को क्या कर देती है, बहुत कम कर देती है। और डेंसिटी जब कम हो जाती है तो यहाँ पे वो मूवमेंट कम कर पाता है, इसीलिए ये हमें जेल के जस्ट ऊपर टर्मिनल पार्ट पे दिखता है, मूवमेंट कम शो करता है। और जो हमारा कॉम्पैक्ट और ज़्यादा कॉम्पैक्ट डीएनए होता है वो यहाँ पर जो है ईटीबीआर इसके अंदर क्या होगा, कम से कम इंटरकैलेट करेगा। और जब ईटीबीआर कम से कम इंटरकैलेट करेगा तो डेंसिटी यहाँ पे बाइंड डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बाइंड डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये यहाँ पर जेल के अंदर ज़्यादा मोबिलिटी शो करेगा। तो लीनियर फॉर्म, सर्कुलर फॉर्म और हाईली जो सुपरकोइल डीएनए होते हैं वो यहाँ पर जेल के अंदर अलग अलग पोजीशन शो करते हैं। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस को चलाने के लिए चाहे हमें डीएनए सेपरेट करना हो, चाहे हमें आरएनए सेपरेट करना हो, हमें यहाँ पर बफर की ज़रूरत होती है। हमें डीएनए को जो सैंपल बनाते हैं जिसे हम बफर में लोड करते हैं, तो उसके लिए हमें बफर की ज़रूरत होती है। तो उसे कहा जाता है लोडिंग बफर, जिसके अंदर हमारा डीएनए सैंपल होता है। लोडिंग बफर में क्या क्या चीज़ें होती है, लोडिंग बफर में हमें डीएनए को स्टेबल बनाने के लिए स्पेसिफिक पीएच और आयनिक कंसंट्रेशन मेंटेन करनी होती है, जिससे कि हम लास्ट तक जब हमारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जब तक हम डीएनए पर काम करते हैं तब तक थ्रू आउट हमारा डीएनए क्या हो, स्टेबल फॉर्म में रहे, केमिकली वो क्या हो, डिग्रेड ना हो। और यहाँ पर जो रनिंग बफर है, रनिंग बफर का इतना सा मतलब होता है कि जिसके अंदर हमारा जो जेल है, जेल के अंदर जब हमारा डीएनए मूव करता है तो यहाँ पर जो बफर जेल बनाया जाता है वो यहाँ पर रनिंग बफर के लिए बनाया जाता है, जैसे कि ट्रिस एसीटेट EDTA एंड ट्रिस बोरेट EDTA जो होता है वो यहाँ पर रनिंग बफर बनाने के लिए हेल्प करता है। ये भी स्पेसिफिक पीएच होता है इसका, और स्पेसिफिक पीएच होने की वजह से यहाँ पर जो है डीएनए का स्ट्रक्चर इंटीग्रेट रहता है, वो यहाँ पर केमिकली डिग्रेड नहीं होता है। जेल कास्टिंग बफर होता है जो कि हमारा जो जेल है उस जेल में इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसी जेल से होके चलता है। ये यहाँ पर एक स्पेसिफिक आयनिक कंसंट्रेशन इसके अंदर होती है जो कि
हेल्प करती हैं डीएनए को पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करने में, और जो है थ्रू आउट जेल डीएनए यहाँ पर मूव होता रहता है। अगर हम डीएनए सैंपल की बात करें जो कि हम इस जेल के अंदर वेल में लोड करते हैं, उस सैंपल को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा एक तो डीएनए होगा। डीएनए के बाद हम यहाँ पर ग्लिसरॉल और सुक्रोज डालते हैं ताकि जो हमारा जब हम लोड करें तो हमारे जो डीएनए सैंपल है वो यहाँ पर फ्लोट ना करे, एक सेटल डाउन हो जाए जेल के अंदर और फिर आगे वो मूव करे। तो एक डेंसिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे ग्लिसरॉल और सुक्रोज का इस्तेमाल होता है, ग्लिसरॉल और सुक्रोज का इस्तेमाल होता है। दूसरा हम मेटाचेलेटर्स डालते हैं जैसे कि ईडीटीए, जो कि जैसे कि यहाँ पर सेल जब हम ब्रेकडाउन करते हैं तो सेल ब्रेकडाउन करने के साथ साथ यहाँ कहीं सारे न्यूक्लियसेस और कई सारे एंजाइम होते हैं जो कि एक्टिव रह जाते हैं, और फाइनली अगर वो सैंपल में प्रेजेंट है तो फिर वो हमारे डीएनए को डिग्रेड कर सकते हैं। तो उन्हें इनएक्टिव करने के लिए यहाँ पर हम मेटाचेलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि जब उनके कोफैक्टर्स इनएक्टिव हो जाते हैं तो फिर ये मेटल एंजाइम्स होते हैं वो फंक्शन नहीं कर पाते हैं। तीसरा TriHCl डाला जाता है जो कि यहाँ पे स्पेसिफिक पीएच और आयनिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। ट्रेकिंग डाई यहाँ पे डाला जाता है ब्रोमोफिनॉल ब्लू। अब जो ब्रोमोफिनॉल ब्लू है वो यहाँ पे इसलिए डाला जाता है ताकि इस जेल में जो हमारा डीएनए मूव कर रहा है, हमारा जब डीएनए मूव करेगा तो हमें पता रहे कि डीएनए कहाँ तक पहुँचा है, उसके मूवमेंट को हम ट्रैक कर पाएँ। इसलिए हम कुछ ऐसी कलर डाई का इस्तेमाल करते हैं। जब वो कलर डाई यहाँ तक पहुँच जाए, मान लो जेल के लास्ट पॉइंट तक पहुँच जाए, तो हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो डीएनए सैंपल है वो कहीं ना कहीं इस ट्रैकिंग डाई के पीछे है, जस्ट वो पहुँचने वाला है। तो हम अपने डीएनए को जो है वो ट्रैकिंग डाई की हेल्प से यहाँ पर जो है ट्रैक कर सकते हैं, उनके मूवमेंट को यहाँ पर ट्रैक किया जा सकता है। तो बेसिकली बफर बहुत ज़रूरी होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए, क्योंकि हमें डीएनए को केमिकली डिग्रेड ना हो, वो अपनी ओरिजिनल कन्फर्मेशन में रहे, इसलिए हमें बफर चाहिए। बफर की स्पेसिफिक यहाँ पे पीएच चाहिए होती है, रनिंग बफर जिसमें हम सैंपल लोड करते हैं, लोडिंग बफर, उसके अलावा जेल कास्टिंग बफर, ये सारे बफर्स होते हैं जिनको स्पेसिफिक पीएच पर मेंटेन किया जाता है और हमारे डीएनए को यहाँ पर हम इजी सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो चैनल पर सॉल्व बाय स्वाति चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। यहाँ पर हम एनपी असिस्टेंट प्रोफेसर ज़ीरोलॉजी से रिलेटेड कई सारी ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल सीख रहे हैं जिनका हमें पता होना चाहिए कि वो टेक्निक कहाँ इस्तेमाल होती है और कैसे उसे और इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, सपोर्ट कीजिए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि बायोलॉजी को हम इंटरेस्टेड बनाएं, कॉन्सेप्ट को समझें। और बहुत मुश्किल है आज के डिजिटल टाइम में एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना, क्योंकि इतना सारा क्राउड है और जब तक आपको एंटरटेन न किया जाए तब तक मुझे लगता है कि एक क्वालिटी कंटेंट शेयर अप करना बहुत डिफ़िकल्ट चुनौती है। तो फिर भी एक विज़न है कि चलो हम जैसे सपोर्ट कर पाए, आई एम हैप्पी। सो चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।